हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खूबसूरत से चैनल संकल्प भारत जेई में। और अटेम्प्ट 2 की डेट्स तो आपको पता है बहुत ही करीब हैं, 4 अप्रैल से होने वाली हैं। और आज इस वाले वीडियो में मैं आपको जनवरी वाले अटेम्प्ट का एक रिमाइंडर देने वाला हूं। मतलब मैं आपको बताने वाला हूं कि अटेम्प्ट जो 1 हुआ था, जो जनवरी वाला जो जेई मेंस का अटेम्प्ट हुआ था, उसमें क्या डिफिकल्टी लेवल था, उसका एनालिसिस आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। साथ में यह बताने वाला हूं कि किस टॉपिक से क्या वेटेज था, किस टॉपिक से कितने सवाल आए थे, क्या परसेंटेज वेटेज था। और साथ में बच्चों आपको यह भी आज बताने वाला हूं कि क्या क्या सब टॉपिक्स मोस्ट रिपीटेड थे, कौन से सब टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए थे। तो बच्चों आज का जो एनालिसिस है वो हमारी टीम के अथर सर ने मुझे पूरा करके दिया हुआ है। तो अथर सर के लिए आपको नीचे लिखना है एसबी विद अ दिल। मतलब कि अब ये जो सेशन आपका जो स्टार्ट होने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा और एकदम पीठ सीधी कर लीजिएगा, मुंडी ऊपर कर लीजिएगा, क्योंकि अटेम्प्ट नंबर जो 2 है वो आपको फोड़ना है। तो बच्चों देखो यार, जो हमारा जनवरी वाला जो अटेम्प्ट हुआ था जेईई मेन 2024 का, इसमें सबसे पहले बेटा हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास 11th वर्सेस 12th का क्या वेटेज था। मतलब क्लास 11 से कितना पूछा गया और साथ में क्लास 12th के सिलेबस से कितना पूछा गया। लेकिन बच्चों ये आपको ध्यान देना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हम अटेम्प्ट नंबर 1 की बात कर रहे हैं। मतलब हम जनवरी अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं और इसी से थोड़ा मिलता जुलता आपका अटेम्प्ट 2 भी होने वाला है। तो सर क्या है यहां पे, मैंने कहा देखो भाई, सबसे पहले अगर बेटा मैं फिजिक्स की बात करूं तो आप यहां पे देख रहे हो कि सर क्लास 11 से देखिए, ये 27 जनवरी का इवनिंग वाला शिफ्ट है, ये 27 जनवरी का मॉर्निंग वाला शिफ्ट है, ये 29 का ई का मतलब इवनिंग है और एम का मतलब मॉर्निंग है। तो बच्चों यहां पे अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि क्लास 11 का देखो वेटेज कम है। क्लास 11 का यहां देखो 47% है, तो 12th का 53% है। 27 जनवरी की इवनिंग वाले बेटा शिफ्ट की बात हो रही है। फिर सर देखिए 27 जनवरी का जो मॉर्निंग वाला शिफ्ट है, यहां पे 47 है, तो यहां पे देखो 53 है। अब आपको देखो मोटा मोटा मैं आपको आखिरी में एवरेज भी बताऊंगा कि क्या एवरेज है क्लास 11th के सिलेबस के पूछे जाने का और क्या एवरेज है क्लास 12th के सिलेबस को पूछे जाने का। उसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि आपको क्लास 11th का कितने वेटेज तक की चीजें आनी चाहिए, साथ में क्लास 12th के वेटेज की कितनी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर भी 29 जनवरी की मैं बात करूं, 46 एंड 54 है, 43 57 है, 50 है। यहां पे देखो थोड़ी सी बेटा किस्मत सही है कि यहां पे देखो यार 30 जनवरी की इवनिंग की 50% है। मतलब जितना 11th का पूछा गया उतना ही क्लास 12th का भी वेटेज है। इसके बाद अगर देखा जाए 43.5 है, 56.5 है। मतलब अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो फिजिक्स में क्लास 11th का वेटेज कम है और क्लास 12th का ज्यादा है, लेकिन इतना भी कोई ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा फर्क हो, ऑलमोस्ट इक्वल है। मतलब अगर यहाँ पे 47 53 है तो इसको हम लोग ऑलमोस्ट इक्वल ही बेटा काउंट करेंगे। इसके बाद भी अगर मैं बात करूं यार केमिस्ट्री की बात करूं, तो केमिस्ट्री में तो देखो यार बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि देखो यार जो 27 जनवरी का जो इवनिंग वाला शिफ्ट था वो बेहद कम था क्लास 11 से, ओनली 31%। साथ में भैया जो 12th वाला था उसमें था 69%। अगर अगले शिफ्ट की बात करें, जो मॉर्निंग वाला जो 27 जनवरी का शिफ्ट था उसमें था 59% क्लास 11 था। मतलब क्लास 11 का ज्यादा पूछा गया था और क्लास 12 का 41% था। मतलब अगर यहां पे आप क्लियरली यहां पे देखो तो यहां पे ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि क्लास 11 से कम पूछा जाएगा या क्लास 12 में से ज्यादा पूछा जाएगा। किसी से भी कम या ज्यादा देखो पूछा जा रहा है। जैसे भैया यहां पे ध्यान दोगे 51% क्लास 11 का था और 49% क्या था, क्लास 12 का था। ये था 31 जनवरी का इवनिंग वाला शिफ्ट। मतलब किसी शिफ्ट में बेटा क्लास 11 का ज्यादा पूछा गया है और किसी में क्लास 12 का ज्यादा पूछा गया है। तो बच्चों अगर इसी श्रृंखला में अगर हम मैथ्स की बात करें तो देखो भैया मैथ्स में क्या है, मैथ्स में देखो भैया 41 59 39 61 48 52 42 58 48 52 46 54। मतलब यहां पे मोटा मोटा आपको समझ में आ रहा है कि क्लास 11th में से कम पूछा जा रहा है और क्लास 12th में से बहुत ज्यादा भर भर के पूछा जा रहा है। और देखो क्लियरली बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप यहां पे देखो 31 जनवरी के शिफ्ट में सिर्फ 38% क्लास 11 से पूछा गया है और 62% बेटा क्लास 12 से पूछा गया है। 48 52 44 56 39 61। मतलब कि क्लास 12 के सिलेबस में आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि क्लास 12 का सिलेबस ज्यादा पूछा जा रहा है। टेंशन मत लीजिए, एवरेज की बेटा मैं बात करता हूं। अगर बेटा आप एवरेज की बात करोगे तो देखो येलो वाला जो है यहां पे, येलो या ग्रीन जो भी आपको यहां पे दिखाई दे रहा है वो क्लास 11th का है। और ये जो ब्लूइश सा है, जो भी इसको आप कलर बोलते हो, पिंकिश टाइप मुझे कलर नजर आ रहा है, मे बी मैं कलर ब्लाइंड हूं। तो देखो ये क्लास 12th ये वाला कलर है।
तो आप समझ सकते हो यार, फिजिक्स में 54% क्लास 12 से पूछा गया है, 46% क्लास 11 से पूछा गया है, केमिस्ट्री में 55 क्लास 12 से है, 45 क्लास 11 से है, और मैथ्स में 57 क्लास 12 से है और 43% क्लास 11 से है। यहां पे बेटा ये मैंने एवरेज बताया, मतलब आप ये समझ सकते हो कि क्लास 12 में से ज्यादा पूछा जा रहा है और क्लास 11 में से रिलेटिवली बेटा कम पूछा जा रहा है। और कुछ शिफ्ट्स तो ऐसी हैं जहां पे बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है, क्लास 12 में से बहुत ज्यादा पूछा गया है और क्लास 11 में से कम पूछा गया है। यानी कि अगर आप क्लास 12 आप बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपका स्कोर ज्यादा आने की ज्यादा संभावना है। इसके बाद बेटा अगर हम लोग बात करें ओवरऑल, देखें ओवरऑल पीसीएम मिला के देखें तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि क्लास 11 में से एवरेज में 45% सवाल आ रहे हैं और 55% बेटा क्लास 12 में से सवाल आ रहे हैं। इसके बाद बेटा अगर मैं डिफिकल्टी लेवल का एनालिसिस करूं कि क्या डिफिकल्टी लेवल था, हाँ जनवरी अटेम्प्ट की बेटा बात कर रहा हूं और इसी से मिलता जुलता अप्रैल अटेम्प्ट होने वाला है जो कि 4 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। अब यहां बेटा अगर आप ध्यान दोगे तो आप ये ध्यान से देख सकते हो, फिजिक्स के केस में टफ तो पूछा ही नहीं गया था। फिजिक्स के केस में या तो इजी सवाल थे, फॉर्मूला बेस्ड सवाल थे, या तो मॉडरेट थे। सबसे बड़ा उदाहरण है 27 जनवरी का इवनिंग वाला, जहां पे 83% पेपर इजी था, 17% पेपर मॉडरेट था। मतलब आप देखोगे कि यार जो पेपर आ रहा है वो इजी टू मॉडरेट के बीच में ही आ रहा है। और जैसा पहले से आपको बोलकर रखा गया है कि जो फिजिक्स का पेपर है बच्चों, फिजिक्स का जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है। अगर आपने अच्छे से फॉर्मूला की प्रैक्टिस करी हुई है तो बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ वाली स्थिति हो रही है। अब बच्चों अगर यहां पे थोड़ा सा इसके हिसाब से देखा जाए तो मैं ये बोलूंगा कि यार 33% जो पेपर है वो मॉडरेट आया हुआ है, 60% फिजिक्स का पेपर बहुत इजी आया हुआ है और 7% बेटा जो पेपर है वो देखो बहुत ज्यादा टफ आया हुआ है। लेकिन ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसको मैं टफ की कैटेगरी में नहीं रखता हूं, इसको मैं मॉडरेट से हल्का सा ऊपर लेवल में रखता हूं। मतलब कि बच्चों फिजिक्स की अगर बात करी जाए तो जो पहला अटेम्प्ट था वो इजी टू मॉडरेट ही आया था और इसी से मिलता जुलता सेकंड अटेम्प्ट में भी होने की आशंका है। मतलब जितने दिन बचे हैं आप बेटा आप बहुत सारे फॉर्मूलों की प्रैक्टिस कर लो। मैंने गलत बोला, मैंने कहा सारे फॉर्मूले की थोड़ी बहुत नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ टाइप के ही सवाल आ रहे हैं। इसके बाद बेटा अगर और बात करी जाए केमिस्ट्री की बेटा बात करी जाए तो केमिस्ट्री में देखो कुछ सवाल सही में डिफिकल्ट थे, लेकिन यहां पे आप देखोगे जनवरी वाला अटेम्प्ट 27 जनवरी इवनिंग देखोगे 56% इजी है, 43% मॉडरेट है, डिफिकल्ट तो इसमें है ही नहीं। अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करी जाए तो बेटा वो सिर्फ देखो 30 जनवरी का इवनिंग वाला शिफ्ट था जहां पे 20% सवाल डिफिकल्ट थे और देखो मॉडरेट 36% था और 43% इजी था। लेकिन अगर यहां पे ओवरऑल देखा जाए इस वाले शिफ्ट को हटा के बाकी जितने भी बेटा शिफ्ट थे उन सारे शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट ही पूछा गया है। मतलब केमिस्ट्री भी बेटा बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछी जा रही है। हाँ मैं ये जरूर बोलूंगा थोड़ा मॉडरेट की तरफ इंक्लाइंड है, मतलब केमिस्ट्री आपको थोड़ा अच्छे से करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आपके केमिस्ट्री में नंबर आएंगे। इसके बाद की बेटा अगर मैं आपसे बात करूं मैथ्स की बात करूं तो देखो मैथ्स में देखो डिफिकल्टी का ठीक ठाक परसेंटेज है, लेकिन आप ध्यान से देखना मॉडरेट का भी बहुत अच्छा परसेंटेज है। मतलब जो मैथ्स है वो इंक्लाइंड किसकी तरफ है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ ये इंक्लाइंड है। मतलब देखो मैथ्स में आपको बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी कोचिंग में आप कहीं भी पढ़ रहे हो, हमसे पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, अगर आप लोग जो क्लास में सवाल कराए जाते हैं, जो पीवाईक्यूज कराए जाते हैं, अगर पिछले 2 साल के भी सारे के सारे पीवाईक्यूज लगा लेते हो जो कि मॉडरेट है, मॉडरेट क्यों है, उनका डिफिकल्टी लेवल बेटा बहुत ज्यादा नहीं है, बस उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। ड्यू टू कैलकुलेशन, ड्यू टू लार्ज कैलकुलेशन, ड्यू टू बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी कैलकुलेशन पेपर को हम मॉडरेट लेवल की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। वैसे मैथ्स का पेपर इजी आता है, लेकिन अगर आपने सवालों की पिछले 2 साल के पेपरों की अच्छी एनालिसिस बार बार लिख के सवाल नहीं देखे हैं तो मैथ्स में बेटा आपके नंबर नहीं आएंगे। तो बड़े भाई होने के नाते ये मेरी आपको सलाह है कि अभी भी टाइम है, टाइम ज्यादा नहीं गुजरा है। मैथ्स में आप ये ध्यान रखो कि इस वक्त जो टाइम बचा है उसके हिसाब से पिछले 2 सवाल के आपको सारे के सारे पीवाईक्यूज अच्छे से लगा लेने हैं। है सर? यस बेटा। तो देखो भैया मैथ्स का अगर बात करी जाए सर क्या है, मैंने कहा सर देखिए 10% पेपर टफ है, 38% इजी है, 52% मॉडरेट है। मतलब ये जो इजी है ये इतना भी इजी नहीं है मैथ्स के केस में, लेकिन हाँ फिर भी मैं एक चीज आपसे बोलना चाहूंगा 100 में से 38 नंबर आप मैथ्स के पेपर में बहुत इजीली बना सकते हो, लेकिन वो वाले जो क्वेश्चंस हैं
जो इजी क्वेश्चंस हैं वो आपको छानने होंगे, क्योंकि बीच बीच में भैया इजी सवाल होंगे, शुरू में बहुत ज्यादा टफ सवाल होंगे। आप मैथ्स को शुरू में देखोगे तो इतने टफ सवाल दिखेंगे कि आपका मन करेगा कि पेपर छोड़ देते हैं, लेकिन आपको चुन चुन के इजी सवाल पकड़ने होंगे और उनको भाई साहब अच्छे से लगाना होगा। क्या मेरी बात समझ गए? समझ गए तो अभी आपको कमेंट करना है समझा विद अ दिल। अब इसके बाद बेटा जो बात आती है कि क्या था मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। वैसे आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देखी होगी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की, लेकिन अब आपको एक बहुत ध्यान से एक बात सुननी है। इतना सारा डेटा देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो टारगेट होता है, जो मुझे लगता है वो होता है 99 परसेंटाइल। हाँ, अगर इससे ऊपर का है तो देखो ये आपके लिए डेटा है। आपको आखिरी में एवरेज भी बताने वाला हूं कि किस परसेंटाइल के लिए एवरेज कितना आपको स्कोर करना है ओवरऑल, जिसमें कि आपका आपके सपनों वाला बेटा परसेंटाइल आ जाए। 99 परसेंटाइल देखो 27 जनवरी के शिफ्ट 1 में 235 नंबर है, 219 नंबर है सेकंड शिफ्ट में, 28 वाले में 203 213 है, फिर 192 194 है, फिर 171, और सबसे ज्यादा दिल को दुखाने वाली ये वाली शिफ्ट थी 31 जनवरी की शिफ्ट नंबर 2, जिसमें 156 नंबर पे 99 परसेंटाइल आया है, फिर 161 है, 172 है। मतलब जो 27 जनवरी की जिसने शिफ्ट 1 दिया था उसने 235 नंबर पे 99 परसेंटाइल मारी है, और जिसने 31 जनवरी को मारा था उसका एवरेज 156 स्कोर पे उसकी 99 परसेंटाइल आई है। तो बेटा अगर यहां पे आप ध्यान दो, अगर मैं एवरेज की बात करूं तो देखो यार, अगर आपको सेफ जोन में रहना है तो आपको बस ये कहना है 99.9 परसेंटाइल के लिए 249 मार्क्स चाहिए, 99 परसेंटाइल के लिए 192 टारगेट स्कोर चाहिए। मतलब यार अगर आपको 99 परसेंटाइल लेके आना है तो बेटा एमएसएम सर आपसे एक चीज कह रहे हैं कि आपको कितना टारगेट रखना है, किसी भी तरह बेटा ये टारगेट रखना है कि यार 200 स्कोर बन जाए। अगर आपका 200 स्कोर बन जाता है पीसीएम मिला के तो आप 99 परसेंटाइल के दावेदार बन जाते हो। पर आपको ओवरऑल एक बात जरूर ध्यान देनी होगी, क्या पता आपका शिफ्ट इजी हो। तो अगर इजी है तो आपको देखते ही पता लग जाएगा इजी है, क्योंकि आप वहां पे फॉर्मूला बेस्ड सवाल देख रहे होगे। बहुत मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर बेटा आप बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड अगर भैया सवाल देख रहे होगे तो आपको ये बेटा समझ में आ रहा होगा, क्या पता वाली शिफ्ट इस टाइप की हो कि भैया 235 या 219 नंबर के करीब आपका 99 परसेंटाइल बन रहा हो। यानी अगर ऐसे केसेस में अगर आप 200 के करीब स्कोर बनाओगे तो बेटा आप 97 परसेंटाइल के करीब बैठोगे। मतलब आपको अपने दिमाग को इतना सलाह जरूर देना है कि पेपर अगर बहुत ईजी है, बहुत ईजी कैसे पता चलेगा, फॉर्मूला बेस्ड सवाल मैथ्स में भी होंगे, केमिस्ट्री में भी होंगे, फिजिक्स में भी होंगे, बहुत इजी से सवाल होंगे। मतलब ऐसे केसेस में आपको ध्यान देना होगा कि भैया फिर आपको टारगेट 235 से 240 के बीच का रखना होगा। हाँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप पहचान लोगे कि पेपर का लेवल क्या है। और आज मैं उन्हीं बच्चों से बात कर रहा हूं जिन्होंने अच्छे से इन 2 महीने पढ़ाई करी है, बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए खुद से बेटा पढ़ाई करी है। अब अगर भैया इसके बाद की अगर हम लोग बात करें, सर क्या क्या बात करनी है, हमने कहा चलो भैया एक बार चैप्टर वाइज भी वेटेज देख लिया जाए, क्योंकि बच्चे पूछते रहते हैं कि सर क्या था चैप्टर वाइज वेटेज। तो देखो भैया चैप्टर वाइज वेटेज कुछ ऐसा था कि मॉडर्न फिजिक्स से, पहले बेटा मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, मॉडर्न फिजिक्स से बेटा 32 सवाल आए हैं टोटल सारे शिफ्ट मिला के, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 28 सवाल आए हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से 18 सवाल आए टोटल, केटीजे थर्मोडायनेमिक्स से 18 सवाल आए, इलेक्ट्रोसेट से 17 आए, यूनिट मेजरमेंट से 15 आए। इसको तो तुम छोड़ के जाते हो, और देखो इससे भैया 15 सवाल आए और ये बहुत इजी सवाल होते हैं। काइनेमेटिक्स से 13 सवाल है, रोटेशनल मोशन से 12 सवाल है, वेव ऑप्टिक्स से 12 सवाल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई से 11 सवाल है, ऑल्टरनेटिंग करंट से 10 सवाल है, फ्लूइड मैकेनिक्स से 10 है, रे ऑप्टिक्स से 10 है, सेमीकंडक्टर से 10 है, ईएम वेव से 9 है, ग्रेविटेशन से 9 है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से 9 है, सर्कुलर मोशन से 8 है, लॉज ऑफ मोशन से 8 है, एसएचएम से 8 है, ये सेंटर ऑफ मास और कोलिजन से 7 है, वेव से 6 है, कैपेसिटेंस से 5 है, फ्रिक्शन से 5 है, वर्क एनर्जी पावर से 5 है, बेसिक मैथ्स से 2 है। मतलब बेसिक मैथ्स मुझे पता है फिजिक्स की बहुत इजी होती है, उससे देखो बेटा 2 सवाल पूछे गए हैं जो तुम बहुत इजीली कर सकते हो। हीट ट्रांसफर से 2 सवाल है, रिलेटिव मोशन से 1 सवाल है। मतलब एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये जो भी है ये एक पेपर की बात नहीं हो रही, जितने पेपर थे उससे जब मैंने सवालों को काउंट किया तो मैंने पाया सारे पेपर मिला के मॉडर्न फिजिक्स से 32 सवाल थे। मतलब ओवरऑल इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। मतलब मैं ये आपसे बोलना चाहता हूं कि भाई मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहां तक के जो हैं ये जो चैप्टर है इनको तो भाई बहुत ही अच्छे से कर लेना, क्योंकि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और इजी आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स इजी टू मॉडरेट के बीच में आ रही है। हाँ, इजी टू मॉडरेट में भी इजी के ही तरफ इंक्लाइंड है। मतलब यार अगर ये चैप्टर कर लेते हो तो मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर, सॉरी 6 में से मेरे ख्याल से 12 सवाल तो आपको पूछे ही जा रहे हैं हर सेट में। मतलब कि अप्रोक्सीमेट 40 से 50 नंबर यही आपके चैप्टर सेट कर दे रहे हैं। अब अगर बेटा केमिस्ट्री की बात करी जाए, अच्छा मैथ्स है, केमिस्ट्री नहीं दिखा मुझे, केमिस्ट्री का एनालिसिस का है।
आगे आएगा। अब बेटा अगर मैथ्स की बात करूं, जैसा हमेशा होता है, वेक्टर 3D से 36 सवाल है, 12% वेटेज है। मतलब वेक्टर 3D आपको पूरा पढ़ के जाना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके सेट में 2 से 3 सवाल नजर आए और वो लेंदी सवाल होते हैं पर इजी सवाल होते हैं, फॉर्मुला बेस्ड होते हैं, मतलब 12 नंबर आपको सिक्योर करके देते हैं। अगर बेटा सेट रिलेशन फंक्शन जिसको आप छोड़ के जाते हो, बहुत इजी चैप्टर है, क्योंकि फंक्शन में से डोमेन रेंज ही पूछा जाता है, उससे ज्यादा कोई टफ सवाल नहीं पूछा जाता है। उससे भी 24 सवाल पूछे गए हैं सारे शिफ्ट मिला के, मतलब हर सेट में कम से कम 2 सवाल हैं। अगर मिनिमम 2 से 3 सवाल इसके मानूं, 2 सवाल इसके मानूं, तो आप समझ सकते हो 4 से 5 सवाल सिर्फ इन दोनों चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। 4 सवाल का मतलब होता है 16 नंबर, 5 सवाल का मतलब होता है 20 नंबर। मतलब कि अगर आप मैथ्स में अगर आपके 0 नंबर आए हैं, तो अभी भी अगर आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, तो 16 से 20 नंबर यही 2 चैप्टर आपको दे देंगे। डेफिनेट इन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से देखो भाई 23 सवाल पूछे गए हैं, 23 सवाल, मतलब हर सेट में इसके भी 2 सवाल हैं, और वो लेंदी नहीं, वो लेंदी है पर टफ नहीं है। मतलब 2 अगर मानूं टोटल इससे 7 सवाल इन 3 चैप्टर, मतलब 28 नंबर मैथ्स में आप इजीली सिक्योर कर सकते हो। मतलब अभी भी अगर आप पढ़ना चालू करो, तो मैथ्स में आप 28 से 32 नंबर सिर्फ इन 3 चैप्टरों के भरोसे निकाल सकते हो। अगर भैया बात करी जाए मैट्रिसेस डिटरमिनेंट की, अगेन दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर, 20 सवाल, मतलब 1 से 2 सवाल इस चैप्टर से भी पूछे गए हैं। अगर स्ट्रेट लाइंस की बात करूं 18 सवाल, मतलब 1 से 2 सवाल हर सेट में इससे भी पूछे गए हैं। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन से 16 है, सीक्वेंस सीरीज से 16 है, एरिया अंडर कर्व से 14 है, कोनिक सेक्शन से 14 है, बाइनोमियल से 13 है, क्वाड्रेटिक से 12 है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव से 11 है, कॉम्प्लेक्स नंबर से 11 है, प्रोबेबिलिटी से 10 है, स्टैट से 10 है, सर्कल से 9 है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से 9 है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से कितने हैं 9 है, ट्रिग्नोमेट्री से 7 है, पीएनसी से 6 है, डिफरेंशिएशन से 5 है, आईटीएफ से 3 है, मैथमेटिकल रीजनिंग से 2 है, बेसिक मैथ से 1 है, और मैथमेटिकल इंडक्शन से देखो 1 सवाल पूछा गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर ये जो इजी चैप्टर है, अगर शुरू के आप एरिया अंडर कर्व्स तक के भी चैप्टर अगर पढ़ लोगे और साथ में बाइनोमियल क्वाड्रेटिक और कर लेना, तो 2 सवाल मिनिमम इससे मान लेता हूं। वैसे तो 3 पूछे गए हैं हर एक सेट में, 3 इससे, 2 इससे, 5, 5 और 2 कितना होता है 7, 7 और इससे 1 से 2, चलो 2 मान लेता हूं 9, 9 के बाद भैया एक सवाल इससे मान लो 10, 10 के बाद एक सवाल इससे मान लो कितना हो गया 11, एक सवाल इससे मान लो 12, एक सवाल इससे मान लो 13, और बाइनोमियल से एक सवाल मान लो 14। 14 इंटू 4 कितना होता है 56। मतलब मैथ्स में आप 56 मार्क्स बहुत इजीली सिक्योर कर सकते हो। मतलब अगर आप इतने चैप्टर रिमेनिंग टाइम में भी कर लो, तो आप एक अच्छा स्कोर बेटा, एक सम्मानजनक स्कोर बना सकते हो। अब अगर केमिस्ट्री की बात करें, तो जीओसी से देखो 28 सवाल पूछे गए हैं टोटल मिला के, मतलब हर सेट में 2 से 3 सवाल बेटा जीओसी के ही थे। उसके बाद में डीएनएफ ब्लॉक से 23 सवाल पूछे गए, मतलब 2 से 3 सवाल इससे थे, केमिकल बॉन्डिंग से 18, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 18, एल्काइल एराइल से 15, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 14, सॉल्यूशन से 14, एल्कोहल फिनॉल ईथर से 13, हाइड्रोकार्बन से 13, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 13, एल्डिहाइड कीटोन से 11, बायोमोलिक्यूल से 11, पी ब्लॉक से 11, पीरियोडिक से 11, केमिकल से 10, रिडॉक्स से 10, एमाइन से 9, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 9, केमिकल इक्विलिब्रियम से 7, आइसोमेरिज्म से 7, मोल एंड जो भी इक्विवेलेंस कांसेप्ट से 7, क्वालिटेटिव एनालिसिस से 7, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री में से 7, आयनिक से 6, पी ब्लॉक में से 6, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स में से 1, मेटलर्जी में से 1 सवाल। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए कि ये जो बेटा जो शुरू के जो चैप्टर हैं, अगर इतने वैसे तो बहुत इजी पूछा जा रहा है, अगर मैं अल्कोहल फिनॉल ईथर तक की बात करूं, 2 इससे 2 इससे 4, 4 5 6 7 8 9 10, तो मतलब गिरी हालत में अगर इतने चैप्टर कर लेते हो, तो 10 का मतलब 40 नंबर तो बेटा इजीली आप सिक्योर कर सकते हो। हाँ, अब आपको लग रहा होगा सर आप सिर्फ हमारे 40 नंबर सिक्योर करा रहे हो। नहीं भाईजान, पढ़ना तो देखो सारा ही है, लेकिन मैं आपको एक सेफ जोन में डाल रहा हूं, जिसमें कि आपका वो कट ऑफ क्रॉस हो जाए, जिससे आप जेई एडवांस देने के एलिजिबल हो जाओ। तो इतने मिनिमम चैप्टर भैया करने बहुत ज्यादा जरूरी है सर। यस, अब इसके बाद बेटा बात करते हैं कि क्या है मोस्ट रिपीटेड सब टॉपिक्स। कौन से सब टॉपिक्स सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में? तो देखो फिजिक्स में से अगर बात करी जाए, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन करंट इलेक्ट्रिसिटी से 7 सवाल है भाई, एटॉमिक न्यूक्लियाई प्रॉपर्टीज से 7 सवाल हैं, थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टी प्रोसेस से 7 सवाल हैं, डायमेंशन से 7 सवाल हैं, डायमेंशन यूनिट्स एंड डायमेंशन का जो डायमेंशन है। उसके बाद में भैया एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स में से 6 हैं, मॉडलाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से 6 हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से 6 हैं, फोटॉन्स में से 6 हैं, एंगुलर मोमेंटम में से 6 हैं, सेल्स में से 5 हैं, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में से 5 हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल में से 5 हैं, पीएन जंक्शन से 5 हैं, डिफ्रैक्शन से 5 हैं, ट्रांसफॉर्मर्स में से 4 है, लीनियर मोमेंटम में से 4 है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में से 4 है, रेजिस्टेंस में से 4 है, मोशनल ईएमएफ से 4 है, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएन में से 4 है, फ्रिक्शनल फोर्स से 4 है, चार्ज पार्टिकल इन मतलब बी, ये क्या लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम लोग समझ रहे हो कि यहाँ पे एक्चुअली अदर सर ने शायद यहाँ पे टाइप करना वो भूल गए, ठीक है ना। तो चार्ज पार्टिकल्स में से 4 सवाल है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में से 4 है, डिफरेंशियल कैलकुलस में से देखो 4 सवाल हैं। तो ये है भैया फिजिक्स का मामला,
ठीक है ना। तो देखो ये टॉपिक्स अब आप इसको देख के समझ सकते हो कि हाँ किस टाइप के सब टॉपिक्स, टॉपिक नहीं सब टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं ये अपकमिंग शिफ्ट में। ऐसे ही देखो भैया ये और भी है, ट्रांसलेशनल रिलेशनशिप 4 है, एसएचएम में से 4 है, आरसी सर्किट में से 3 है, फैराडे लॉ में से 3 है, इंटेंसिटी वेव्स में से 3 है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में से 3 है, सरफेस टेंशन में से 3 है, विस्कोसिटी से 3 है, केटीजी से 3 है, एलएन ये एनएलएम का मतलब होता है न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में से 3 है, फोर्स में से 3 है, करंट कैरिंग वायर इन बी, अब जो भी है वो 3 है, ये मैग्नेटिक फील्ड में से 3 है, काइनेमेटिक इक्वेशन में से 3 है, लेंसेज से 3, डायोड से 3, एरर एनालिसिस में से 3, पोलराइजेशन से 3, वाईडीएसई एक्सपेरिमेंट जो होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उससे 3 है, स्टैंडिंग वेव से भी 3 है। देखा मुझे फिजिक्स भी आती है, ऐसा नहीं कि मुझे फिजिक्स नहीं आती है, चीजें देखो मुझे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता है। अब इसके बाद की भैया बात करी जाए अगर भैया केमिस्ट्री की हम लोग देखो बात करते हैं, सर केमिस्ट्री में क्या है, मैंने कहा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किलीन में से 7 हैं, जनरल सेपरेशन टेक्निक्स में से 7 हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में से 7 हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में से 6 हैं। आप चाहो तो मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, जिसमें कि आप जब घर में पढ़ाई करो तो आपको एक आइडिया हो कि कौन से टॉपिक में से कौन से सब टॉपिक में से कितने सवाल पूछे गए। तो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट रहा हूं, अब इसको बार बार बोलने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टॉपिक में से सब टॉपिक में से कितने सवाल पूछे गए हैं पिछले जनवरी वाले अटेम्प्ट में। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से 4 है, क्वांटम नंबर में से 4 है, ऐसे पोटेशियम पर मैग्नेट के 3 सवाल है, टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल, अच्छा इनके सवाल नहीं है, टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल्स एंड बेसिक रेडिकल सवाल नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखो छोड़ा हुआ है। अब इसके बाद अगर भैया बात करी जाए मैथ्स की, तो मैथ्स में देखो सबसे ज्यादा भौकाल तो काटा है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स में, टोटल मिला के 16 सवाल है, प्लॉटिंग रीजन एरिया अंडर कर्व में से 12 सवाल है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रॉब्लम में 12 सवाल है, स्टैट्स में से 10 सवाल है, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट में से 9 सवाल है, इक्वेशन ऑफ लाइंस इन 3D वेक्टर फॉर्म में से 8 सवाल है, रिलेशन बिटवीन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, इसको विटास थ्योरम भी बोलते हैं, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में से 8 सवाल है, रिलेशंस और इसके टाइप्स, रिलेशंस का मतलब वही हो गया है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस, इससे 8 सवाल है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू लाइन से 7 सवाल है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में से 6 सवाल है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स में से 6 सवाल है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एग्जांपल में से 5 सवाल है, कंसिस्टेंसी ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, वही जो क्रेमर रूल से हम लोग सवाल करते हैं, वैसे तो ये हट गया है लेकिन इसका सवाल मैट्रिक्स से भी होता है, और साथ में जिसको हम लोग मैट्रिक्स वाले से भी करते हैं और साथ में हम लोग इसे क्या क्रेमर रूल डिटरमिनेंट से भी करते हैं, उससे 5 सवाल है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से भी 5 सवाल है, सम ऑफ टर्म्स इन एपी में से 5 सवाल है, फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब स्ट्रेट लाइंस में से 5 सवाल है, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 5 सवाल है, बेसिक वेक्टर से 5 सवाल है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 सवाल है, एलडीए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा मैंने क्लास में बोला है, रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल ये 4 सवाल है, ऐसे एल हॉपिटल रूल से 4 है, इससे 4 है, मिक्स्ड एग्जांपल से एपी से 4 सवाल है। तो देखो इन सब का भैया एक बार आप क्या करो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसमें कि आपको ये पता रहे कि कौन से सब टॉपिक में से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, और भैया डोमेन जरूर पढ़ लेना क्योंकि डोमेन से सवाल पूछ लिए जाते हैं। कुछ लोग पूछेंगे सर ये कार्डिनैलिटी बेस्ड प्रॉब्लम क्या होते हैं, कार्डिनैलिटी बेस्ड प्रॉब्लम का मतलब होता है जैसे दो सेट दिए हैं एन ए यूनियन बी बताना है, तो इसका मतलब होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, बस। तो यही भैया इस टाइप के सवाल भी आपसे पूछे जा रहे हैं, कंपोजिशन से भी 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो देखो यार सबसे पहली चीज और सबसे आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे मैंने अभी आपसे एक मोटा मोटा मैंने आपको रिकैप दे दिया है कि जनवरी अटेम्प्ट कैसा था, इसी से मिलता जुलता भी ये अप्रैल अटेम्प्ट आना चाहिए, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे ये बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा हूं कि ऐसा ही आने वाला है। जीतेगा वही जो पिछले 2 साल के अभी से बैठ के सारे पीवाईक्यूज लिख लिख के प्रैक्टिस कर ले। वैसे तो 5 साल के करने चाहिए, लेकिन अब जब टाइम नहीं बचा है तो पिछले 2 साल के आपको करने ही पड़ेंगे। पिछले 2 साल का मतलब ये जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ है 2023 के सारे और 2022 के सारे लिख लो, 2022 के सारे पीवाईक्यूज सारे शिफ्ट के, 2023 के सारे, और जो 2024 का जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ है, ठीक है ना, मतलब मिला के 2.5 साल हो गया एक तरह से, ठीक है, वैसे तो 3 साल है, 2022 23 24, 24 का मतलब जनवरी अटेम्प्ट, जो सारे पीवाईक्यूज लिख लिख के देख लेगा, लिख लिख के देख लेगी, वो एक अच्छा स्कोर जेईई मेंस में बना सकता है, क्योंकि सवाल मिलते जुलते ही आते हैं पिछले साल के। और आपको यह भी चीज ध्यान रखनी है कि शुरू के 1.5 घंटे में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी कर लेनी है, और जो आखिरी का जो 1.5 घंटा होने वाला है उसको मैथ्स को देना है, और कोशिश करनी है शुरू के 1.5 घंटे से पहले ही फिजिक्स और केमिस्ट्री आप फिनिश कर लो, जिसमें कि मैक्सिमम टाइम आप मैथ्स को दे पाओ। मैथ्स को शुरू मत करना, मैथ्स को आखिरी में ही करना, लेकिन जैसे 1.5 घंटा ओवर हो आपको मैथ्स में लग जाना है। तो लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जय बाबा की। अगर इस टाइप की वीडियोस आप और चाहते हो तो आपको नीचे कमेंट करना होगा जेबीके विद अ दिल या फिर बाबा विद अ दिल। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।